30 जनवरी 1948। एक तारीख जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक इंसान की हत्या नहीं थी, बल्कि एक पूरी विचारधारा पर हमला था। तो चलिए आज इस ऐतिहासिक घटना की तह तक चलते हैं और इसके पीछे के तर्कों को समझने की कोशिश करते हैं। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा और कह सकते हैं सबसे मुश्किल सवाल जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। सोचिए, क्या कोई हत्यारा खुद को देशभक्त कह सकता है? ये सवाल कहीं और से नहीं बल्कि खुद उस हत्यारे के बचाव से निकला है, जिसने अपने किए पर जरा भी अफसोस जताने के बजाय उसे देश के प्रति अपना कर्तव्य बताया। तो शुरुआत करते हैं कहानी के उस हिस्से से जिसके फैक्ट्स पर, जिसके तथ्यों पर कोई दो राय नहीं है कि उस शाम असल में हुआ क्या था और वो गोली चलाने वाला शख्स वो कौन था। जगह थी दिल्ली का बिड़ला हाउस। वक्त था शाम की प्रार्थना सभा का। तभी नाथूराम गोडसे भीड़ से आगे बढ़ा और अपनी बेरेटा पिस्तौल से एक के बाद एक 3 गोलियां गांधी जी के सीने में उतार दीं। कहते हैं उस एक पल में जैसे पूरे देश की सांसें थम गई थीं। और फिर जब मुकदमा चला तो अदालत के कटघरे में खड़े होकर गोडसे ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उसने कहा कि ये कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, नहीं, उसने तो बस एक देशभक्त होने का अपना फर्ज निभाया था। और देखिए, यहीं से इस कहानी का असली टकराव शुरू होता है, जब कोई अपनी की हुई हत्या को देशभक्ति का नाम दे दे। तो अब हम इस विश्लेषण के उस हिस्से में चलते हैं जो सबसे अहम है कि आखिर गोडसे ने ऐसा क्या कहा, वो कौन सी दलीलें थीं जिनसे उसने अपने इस कदम को सही ठहराने की कोशिश की और एक तरह से गांधी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। अदालत में दिए अपने बहुत लंबे बयान में गोडसे ने अपनी सफाई में 3 बड़ी वजह गिनाईं। पहली, गांधी की तुष्टीकरण की नीति। दूसरी, भारत का विभाजन। और तीसरी और शायद सबसे तात्कालिक वजह, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का भुगतान। चलिए एक एक करके इन तीनों तर्कों को समझते हैं। गोडसे का जो सबसे बड़ा इल्जाम था वो था तुष्टीकरण का। उसका कहना था कि गांधी की नीतियां हमेशा एक तरफा होती थीं। वो हिंदुओं से तो त्याग की बात करते थे, लेकिन मुसलमानों की हर मांग पूरी कर देते थे। मिसाल के तौर पर उसने खिलाफत आंदोलन का जिक्र किया। अब ये आंदोलन था तुर्की के खलीफा को बचाने के लिए। इसका भारत की आज़ादी से सीधे सीधे तो कोई लेना देना नहीं था। फिर उसने ये भी कहा कि गांधी की प्रार्थना सभाओं में कुरान तो पढ़ी जाती थी, लेकिन क्या कभी किसी मस्जिद में गीता पढ़ी गई? गोडसे के लिए यही वो भेदभाव था जो उसके गुस्से की पहली और सबसे बड़ी वजह बना। दूसरा और बहुत ही इमोशनल मुद्दा था भारत का बंटवारा। गांधी ने तो ये तक कहा था कि देश का बंटवारा उनकी लाश पर होगा, लेकिन जब बंटवारा हुआ तो गोडसे और उसके जैसे कई लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, एक बहुत बड़ा विश्वासघात। उनका सवाल सीधा था, जिस नेता पर पूरे देश ने आंख बंद करके भरोसा किया, वो लाखों लोगों की मौत और विस्थापन के बीच अखंड भारत को टूटते हुए कैसे देख सकता था? और अब आती है वो वजह जिसे गोडसे ने अपनी कार्रवाई का सबसे फौरी कारण बताया। सिर्फ एक रकम, 55 करोड़ रुपया। देखिए, हुआ ये था कि बंटवारे की शर्तों के मुताबिक भारत को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे, लेकिन तभी पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो भारत सरकार ने ये पैसे रोक दिए। जाहिर है, सरकार को लगा कि ये पैसा हमारे ही खिलाफ जंग में इस्तेमाल होगा, पर गांधी जी का मानना था कि वादा तो वादा होता है, उसे निभाना चाहिए, और उन्होंने ये पैसे दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब गोडसे के लिए ये बर्दाश्त से बाहर था। उसे लगा कि गांधी जी उस दुश्मन देश की मदद कर रहे हैं जो सरहद पर हमारे सैनिकों को मार रहा है। ये उसके लिए एक तरह का देशद्रोह था। तो ये तो बात हुई कि गोडसे ने हत्या क्यों की, या कम से कम उसने अपने बचाव में क्या कहा। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे हुआ, क्योंकि ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से रची गई साजिश थी। ये साजिश कितनी पक्की थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। हत्या वाले दिन यानी 30 जनवरी से ठीक 10 दिन पहले 20 जनवरी को भी एक कोशिश हो चुकी थी। तब मदन लाल पाहवा नाम के एक शख्स ने प्रार्थना सभा में बम फेंका था, लेकिन वो नाकाम रही। अब सोचिए, इस नाकामी के बाद भी गोडसे और उसके साथी भागे नहीं, बल्कि वो दिल्ली में ही डटे रहे और 29 जनवरी को ग्वालियर से वो पिस्तौल लेकर आए, जिससे अगले ही दिन इतिहास को बदल दिया गया। हाँ, तो इस पूरी साजिश में गोडसे अकेला नहीं था। उसका एक करीबी साथी था, नारायण आप्टे, जिसे इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कहा जाता है।
फिर थे विष्णु करकरे, जिन्होंने इन लोगों के दिल्ली में रुकने का इंतजाम किया, और दिगंबर बड़गे, जिसने हथियार मुहैया कराए। हालांकि वो बाद में सरकारी गवाह बन गया था। इन सब का एक ही मानना था कि जब तक गांधी रास्ते में हैं, हिंदू हितों की रक्षा नहीं हो सकती। अगर इस पूरी घटना को ठीक से समझना है तो हमें थोड़ा और बड़ा सोचना होगा। ये सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं था, ये असल में दो अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई थी। भारत की आत्मा के लिए लड़ी जा रही एक जंग थी। एक तरफ थे गांधी, जिनके हथियार थे अहिंसा, चरखा और सेक्युलर एकता, और दूसरी तरफ था गॉडसे का सशस्त्र राष्ट्रवाद, जिसकी सोच थी कि देश की रक्षा चरखे से नहीं, तलवार से होती है। ये एक तरह से आदर्श और यथार्थ के बीच की टक्कर थी, दो ऐसे सपने जो एक ही भारत में एक साथ पूरे नहीं हो सकते थे। इतना ही नहीं, गोडसे ने गांधी को राष्ट्रपिता मानने से भी साफ इनकार कर दिया। उसका तर्क बड़ा सीधा था कि भारत तो एक सनातन राष्ट्र है जो हजारों सालों से है, कोई एक इंसान इसका पिता कैसे हो सकता है। गोडसे को लगता था कि गांधी की जो अहिंसा की फिलॉसफी है, उसने हिंदू समाज को अंदर से कमजोर कर दिया है। उसने शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, गुरु गोबिंद सिंह जैसे महान योद्धाओं का नाम लिया और कहा कि गांधी की अहिंसा इन शूरवीरों के बलिदान का अपमान है। उसका एक सवाल था कि अगर कोई हिंसक भीड़ आप पर हमला कर दे तो क्या उस वक्त भी अहिंसा की बात करना बहादुरी है या फिर कायरता। तो अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, इस हत्या का अंजाम क्या हुआ। जिस मकसद के लिए गोडसे ने गोली चलाई थी, क्या वो मकसद पूरा हुआ या कहानी ने कोई और ही मोड़ ले लिया। देखिए, मुकदमा चला दिल्ली के लाल किले में और आखिरकार 15 नवंबर 1949 को नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी दे दी गई। लेकिन इसका राजनीतिक असर बहुत गहरा हुआ। आरएसएस जैसे संगठनों पर बैन लगा दिया गया और हिंदू राष्ट्रवादी आंदोलन कई दशकों के लिए पीछे चला गया। और एक और दिलचस्प बात, गोडसे ने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसकी अस्थियों को तब तक विसर्जित न किया जाए जब तक अखंड भारत का सपना पूरा नहीं हो जाता, और वो आज भी विसर्जित नहीं की गई हैं। और यहीं पे हमें इतिहास का सबसे बड़ा आयरनिकल ट्विस्ट देखने को मिलता है। गोडसे ने गांधी को मारकर उनके विचारों को खत्म करना चाहा था, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। उनकी हत्या ने गांधी को अमर कर दिया, उन्हें शांति का एक ग्लोबल सिंबल बना दिया। मतलब गोडसे ने गांधी के शरीर को तो खत्म कर दिया, लेकिन उनके विचारों को पहले से कई ज्यादा ताकतवर बना गया। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। गोडसे के पास अपने तर्क थे, अपनी दलीलें थीं, और गांधी के पास अपना जीवन दर्शन था। लेकिन क्या किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी डेमोक्रेसी में विचारों के मतभेद का जवाब गोली हो सकता है? ये सवाल तब भी जरूरी था और शायद आज ये और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।